तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है हम लोग पिछले क्लास में आपदा प्रबंधन वाले टॉपिक को स्टार्ट किए थे और आज भी हम लोग आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। और ये जो है वो आपका सेकेंड पार्ट होगा और आज हम लोग आपदा प्रबंधन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपदा प्रबंधन जो है वो आपके जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 जो आपका झारखंड स्पेशल है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेपर 1 में देखिएगा तो वहाँ पे भी मिसलेनियस का जो है वो दिया हुआ टॉपिक, जिसके अंतर्गत 8 टॉपिक दिए हुए, उसमें से भी एक आपदा प्रबंधन वहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो 1-2 क्वेश्चन आपका पेपर 1 में और 5 क्वेश्चन आपका पेपर 2 में जो है वो आपदा प्रबंधन से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज का जो है वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका पहला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन आज हम लोग सेकेंड पार्ट में आपदा प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग बेसिकली जितने भी आपदा झारखंड में देखने को मिलते हैं उनको हम लोग कवर किए थे, जिसके अंतर्गत हम लोग जाने थे भूकंप के अंतर्गत भी जोन 2, जोन 3, जोन 4 ये सब पढ़े थे। सूखा, बाढ़, तड़ित झंझा, लाइटनिंग, जंगल में आग, हाथी या फिर जंगली जानवरों का आक्रमण, खनन संबंधी आपदा, औद्योगिक आपदा, चक्रवात, शीत लहर, आग, भगदड़ या फिर भीड़ संबंधी आपदा, ये सभी आपदाओं के बारे में हम लोग पिछले क्लास से देखे थे। और देखे थे ये भी कि कौन कौन सा जिला इससे प्रभावित है, यहाँ तक कि जो है वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है इससे जो है वो हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे, आपदा प्रबंधन के बारे में। ठीक है, तो इससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू है इसको हम लोग सॉल्व करते हुए और एमसीक्यू के माध्यम से अपना जो है फैक्ट और कंटेंट रेडी करते हुए चले जाएंगे। तो क्वेश्चन 1 है आपका कि आपदा प्रबंधन की व्यवस्था कितने चरणों में की जाती है। तो हम सभी को पता है कि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने हेतु उसको जो है वो 3 प्रकार की चरण यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती है। एक तो है आपका आपदा से पूर्व की व्यवस्था, एक है आपदा के दौरान व्यवस्था और एक आपका आपदा के बाद की व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3 तरह का व्यवस्था जो है वो देखने को मिलता है, 3 चरण। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन का चरण है। तो आपदा का पूर्व व्यवस्था ये है, आपदा के दौरान व्यवस्था ये है, आपदा के बाद व्यवस्था ये है, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, आपदा पूर्व व्यवस्था में किस पर विशेष बल दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपदा से पहले का जो व्यवस्था होता है इसमें आपदा की तैयारी, इसका निवारण और इसके बचाव से संबंधित उपाय किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका 3 का जो है वो सी हो जाएगा कि जोखिम का निर्धारण किया जाएगा इसमें। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि आपदा पूर्व तैयारी में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो आपदा का स्वरूप, पूर्वानुमान, चेतावनी तंत्र या फिर पुनर्निर्माण, तो ये तीनों ऊपर का शामिल है, पुनर्निर्माण इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, आपदा से पहले ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आपदा के दौरान किस कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। तो हम सभी को पता है कि आपदा के लिए की जाने वाली जो तैयारी है इसमें आपका आपदा का स्तर एवं प्रकृति, इसका पुनर्निर्माण, आपका पुनर्नुमान, चेतावनी तंत्र और इसके प्रति लोगों की जागरूकता को शामिल किया जाता है आपदा के पहले। आपदा के दौरान जो है वो आपदा का मूल्यांकन करना, बचाव कार्य करना, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना और उनके लिए मूलभूत व्यवस्थाएं जैसे कि भोजन, पानी, दवा, वस्त्र आदि की आपूर्ति के ऊपर ये बल दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो आपका बचाव कार्य पे जो है वो ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है आपदा के दौरान। क्वेश्चन नंबर 6, आपदा के समय लोगों को कहाँ पहुँचाया जाता है। तो सुरक्षित स्थल में पहुँचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आपदा के दौरान मूलभूत आवश्यकताओं में क्या शामिल है। तो इसमें पानी, दवा, वस्त्र, भोजन सभी शामिल है। आपदा के बाद किस कार्य पर जो है वो बल दिया जाता है। तो आपका पुनर्वास पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आपदा के बाद सामान्य जनजीवन को कैसे किया जाता है। तो सामान्य रूप से संचालित किया जाता है। उसके अलावा देखिए अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से जो है वो आपका एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सम्मेलन कब हुआ था। तो ये आपका 2015 में हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा कि आपदा प्रबंधन उपायों को लक्षित करते हुए 14 से 18 मार्च 2015 को जापान का मियागो में सेंडाई सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया था और जिसमें सेंडाई फ्रेमवर्क अपनाया गया था और जिसकी अवधि जो है वो 2015-2030 रखा गया था। ठीक है, तो इसको जो है वो आप याद रखिएगा। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो आपका 14 से 18 मार्च 2015 में किया गया था और ये जापान के मियागो शहर में किया गया था और ये आपका आपदा प्रबंधन के लिए जो है वो इसमें विचार किया गया था, जिसका अवधि है 2015 से 30। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, सेंडाई सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो जापान के
मियागो शहर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, सेंडाई फ्रेमवर्क की अवधि क्या है? तो 2015 से 30 तक इसकी अवधि है। क्वेश्चन नंबर 13, सेंडाई सम्मेलन किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। तो यह जो है यानी कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो आपका आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संयुक्त राष्ट्र का ये तीसरा विश्व सम्मेलन था। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र का ये तीसरा विश्व सम्मेलन था। इसको भी आप याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं UNWCDRR, ये इसको हम लोग पूरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपदा का तीसरा विश्व सम्मेलन किससे संबंधित था? तो ये आपका आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 15, सेंडाई फ्रेमवर्क कितने प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो याद रखिएगा कि जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है वो आपका 4 क्षेत्र है। इसमें सेंडाई फ्रेमवर्क के 4 क्षेत्र हैं। एक है आपका जोखिम का अध्ययन करना, दूसरा है जोखिम प्रबंधन में सुधार करना, तीसरा है जोखिम में कमी हेतु निवेश में वृद्धि करना, और चौथा है पुनर्स्थापन और पुनर्वास में बेहतर निर्माण हेतु व्यय करना। तो सेंडाई फ्रेमवर्क में जो है वो कितने क्षेत्रों पे ध्यान केंद्रित किया गया है? तो 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सेंडाई फ्रेमवर्क का पहला क्षेत्र किससे संबंधित है? तो अभी आपको बताया गया था पहला क्षेत्र जो है वो जोखिम का अध्ययन करना है, तो ए नंबर जोखिम का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 17, सेंडाई फ्रेमवर्क का दूसरा क्षेत्र किससे संबंधित है? तो आपका जोखिम प्रबंधन में सुधार करना, तो जोखिम प्रबंधन में सुधार करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में NDMA की अध्यक्षता कौन करता है? तो NDMA यानी कि बोला जा रहा है इसके बारे में कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। तो NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री करते हैं। तो भारत में NDMA की अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करेंगे। इसके अलावा SDMA की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो अध्यक्षता में किया जाता है, और ठीक इसी तरह जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। तो SDMA यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री साहब करते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 20, DDMA का अध्यक्षता कौन करता है? तो DDMA यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका जो है अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। कौन करते हैं? तो जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DC साहब। अब हम लोग इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आगे की जो है वो प्रमुख चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप देखिएगा NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ये आपका 2005 में आया था, और इसमें बहुत सारे अध्याय देखने को मिलते हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका प्रारंभिकी की बात करता है, यानी कि केवल प्रस्तावना की बात करता है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपका NDMA की चर्चा करता है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका SDMA की चर्चा करता है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका DDMA की चर्चा करता है। चैप्टर नंबर 4 के बाद 5 और 6 को छोड़ के चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपका NIDM की चर्चा करता है। चैप्टर नंबर जो 8 है वो आपका NDRF जो फोर्स है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, उसकी चर्चा करता है। चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपका वित्त लेखा और संपरीक्षा की जो है वो चर्चा करता है। तो 1 2 3 4 6 7 6 नहीं 1 2 3, उसके बाद फिर है 4, उसके बाद है 7 8 9, तो 6 को छोड़ के जो है वो 1 से लेकर 9 तक सारे इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिकी NDMA SDMA DDMA NIDM NDRF वित्त लेखा संपरीक्षा, ठीक है, ये सारे हैं चैप्टर नंबर 6 को छोड़कर 1 से 9 तक में। ठीक है, 5 और 6 को छोड़कर सारे आएंगे। ठीक है, अब हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम जो कि 2005 में आया था, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो याद रखिएगा कि भारतीय संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो 2005 में पारित किया गया था, और जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। ठीक ना, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, NDMA का गठन जो है वो किस अध्याय में है? तो अभी आपको बताया गया था कि चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिकी, चैप्टर नंबर 2 NDMA, चैप्टर नंबर 3 SDMA, चैप्टर नंबर 4 DDMA, चैप्टर नंबर 5 कुछ नहीं, चैप्टर नंबर 6 कुछ नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 NIDM, चैप्टर नंबर 7 NIDM, चैप्टर नंबर 8 NDRF, और चैप्टर नंबर 9 वित्त लेखा संपरीक्षा, ये है।
तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 है कि एनडीएमए का गठन किस अध्याय में है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 में है। चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिकी है, चैप्टर नंबर 2 एनडीएमए है, चैप्टर नंबर 3 एसडीएमए है, चैप्टर नंबर 4 डीडीएमए है। क्लियर, तो इसका हो जाएगा चैप्टर नंबर 2 एनडीएमए। क्वेश्चन नंबर 23 की एनडीएमए जो है वो किस धारा के अंतर्गत गठित किया गया है, तो एनडीएमए जो है वो धारा 3 के तहत गठित किया गया है। तो इसको एकदम रट लीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं सब। देखिए, चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिकी है, चैप्टर नंबर 2 इस एनडीएमए है। एनडीएमए का जो गठन है वो आपका धारा क्या बोलते हैं, धारा 3 के तहत इसको गठित किया गया है। तो एनडीएमए का गठन धारा 3 के तहत, और एसडीएमए का गठन धारा 14(1) के तहत, और डीडीएमए का गठन धारा 25 के तहत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो धारा 3 एनडीएमए का गठन, धारा 14 क्लॉज 1 एसडीएमए का गठन, धारा 25 आपका डीडीएमए का गठन। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि एनडीएमए किस धारा के अंतर्गत गठित किया गया, तो ये आपका धारा 3 के तहत इसको गठित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 की एसडीएमए का गठन किस अध्याय में देखने को मिलता है, तो चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिकी, चैप्टर नंबर 2 एनडीएमए, चैप्टर नंबर 3 एसडीएमए। एनडीएमए का गठन धारा 3 के तहत और एसडीएमए का गठन धारा 14(1) के तहत, और ये चैप्टर नंबर 3 में है। और चैप्टर नंबर 4 में क्या है, डीडीएमए है, वो धारा 25 के तहत। और क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 5 और 6 को छोड़ के चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपका एनआईडीएम है, और चैप्टर नंबर 8 आपका एनडीआरएफ है, चैप्टर नंबर 9 वित्त लेखा परिसंपरीक्षा है। हम जितना बार बोलेंगे उतना बार आपको रिवीजन होगा और याद हो ही जाएगा। तो एसडीएमए का गठन किस अध्याय में दिया गया है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 25 एसडीएमए किस धारा के अंतर्गत गठित किया गया है, तो ये आपका धारा 14 क्लॉज 1 के तहत गठित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। डीडीएमए का गठन किस अध्याय में है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 में है डीडीएमए, सॉरी चैप्टर नंबर 4 में है डीडीएमए। चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिकी, चैप्टर नंबर 2 एनडीएमए, चैप्टर नंबर 3 एसडीएमए, चैप्टर नंबर 4 डीडीएमए, चैप्टर नंबर 5 और 6 को छोड़ दीजिए, चैप्टर नंबर 7 एनआईडीएम, चैप्टर नंबर 8 एनडीआरएफ, चैप्टर नंबर 9 वित्त लेखा संपरीक्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 डीडीएमए की धारा के अंतर्गत गठित किया गया, तो ये आपका धारा 25 के तहत गठित किया गया है। तो धारा 3, धारा 14 क्लॉज 1, धारा 25, ये तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रीय स्तर पे अधिकारियों की नियुक्ति कौन करती है, यानी कि एनडीएमए जो है, जो धारा 3 के तहत गठित किया गया है, चैप्टर नंबर 2 में है। वहाँ पे बोला जा रहा है कि अधिकारी हो गया, और जो आपका कर्मचारी हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ऑफिसर हो गया, इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है एनडीएमए में, तो बोला गया कि वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और केंद्र सरकार के द्वारा वो किया जाता है, और वो धारा 5 में आएगा। तो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, इन सभी का नियुक्ति एनडीएमए में केंद्र सरकार करेगी धारा 5 के तहत, और जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उसका एसडीएमए में नियुक्ति राज्य सरकार करेगी धारा 16 के तहत, और जिला स्तर पे भी डीडीएमए में भी एम्प्लॉय और आपका ऑफिसर की नियुक्ति धारा 29 के तहत राज्य सरकार ही करेगी। तो एनडीएमए में एनडीएमए इसमें केंद्र सरकार करेगी धारा 5 के तहत नियुक्ति, और क्या बोलते हैं एसडीएमए और डीडीएमए इन दोनों में राज्य सरकार करेगी। एसडीएमए में आपका धारा 16 के तहत, और डीडीएमए में आपका धारा 29 के तहत। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं वो आपको यहाँ पे बतला दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रीय स्तर पे अधिकारियों की नियुक्ति, यानी कि एनडीएमए में अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होगा धारा 5 के तहत। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29 राज्य स्तर पे अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो आपका राज्य सरकार के द्वारा होता है, और ये आपका धारा 16 के तहत होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा डीडीएमए में भी आपका वही करता है राज्य सरकार धारा 29 तहत। क्वेश्चन नंबर 30 जिला स्तर पे अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी राज्य सरकार करता है धारा 29 के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 सलाहकार समिति का प्रावधान किसमें है, तो सलाहकार समिति का प्रावधान जो है वो आपका याद रखिएगा कि सलाहकार समिति वो आपका एनडीएमए के लिए धारा 7 में है, एसडीएमए के लिए धारा 17 में है, और डीडीएमए के लिए धारा 28 में है। इसको याद रखिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको आप देख लीजिए ऐसे करके। एक तरफ आ जाएगा आपका प्राधिकरण, याद रखना है। देखिए संबंधित अध्याय कौन है वो याद रख लेना है, प्राधिकरण कब गठित हुआ वो याद रख लेना है, प्राधिकरण की बैठक और अधिवेशन किस में है वो याद रख लेना है, कर्मचारियों और अधिकारी की नियुक्ति इसको याद करना है तीनों का, फिर कार्य और शक्तियाँ याद करना है तीनों का, सलाहकार समिति याद करना है तीनों का, और कार्यकारी समिति जो है याद करना है तीनों का। तो ये
6 और 1 7 गो पॉइंट हो जाएंगे, सातों पॉइंट याद रखना। जैसे संबंधित अध्याय, चैप्टर नंबर 2 एनडीएमए, चैप्टर नंबर 3 एसडीएमए, चैप्टर नंबर 4 डीडीएमए। प्राधिकरण तो एनडीएमए का गठन धारा 3 के तहत, फिर उसका 14(1) के तहत, फिर उसका 25 के तहत। फिर बैठक की, प्राधिकरण की बैठक और अधिवेशन एनडीएमए का धारा 4, एसडीएमए का धारा 15 और डीडीएमए का धारा 27। अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा धारा 5, और एसडीएमए में धारा 16 राज्य सरकार के द्वारा, और डीडीएमए में धारा 29 राज्य सरकार के द्वारा। कार्य और शक्तियाँ एनडीएमए का धारा 6 में, और एसडीएमए का धारा 18 में, और डीडीएमए का धारा 26 में। का सलाहकार समिति तो एनडीएमए का धारा 7 में, और एसडीएमए का धारा 17 में, और डीडीएमए का धारा 28 में। इसके अलावा कार्यकारी समिति तो एनडीएमए का धारा 8 और एसडीएमए का धारा 20 और डीडीएमए का नहीं है। ठीक है, कार्यकारी समिति। तो इस तरह से इसको आपको जो है वो याद करते हुए चलना है। इसको आप ट्रिक बना ही लीजिए ना कुछ करके, कि 3 14 क्लॉज 1 25, फिर है धारा 4 15 27, फिर है धारा 5 16 29, फिर है 6 18 26, 7 17 28, 8 और 20, ऐसे करके याद कर लीजिए कुछ ट्रिक बना के। और एक तरफ 7 को याद रख लीजिएगा कि एक तरफ आपका संबंधित अध्याय होगा, उसके नीचे प्राधिकरण, उसके नीचे अधिवेशन, उसके नीचे नियुक्ति, उसके नीचे शक्तियाँ, उसके नीचे सलाहकार, उसके नीचे कार्यकारी। ऐसे करके 7 को याद कर लीजिए और ये ट्रिक बना लीजिएगा कि एक तरफ एनडीएमए होगा, फिर उसके बगल में एसडीएमए होगा, उसके बगल में डीडीएमए होगा। और इस तरह अगर आप याद करने का प्रयास कीजिएगा ना, तो आपका जो है वो तुरंत यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ, एक इसके बाद जो है 7 के बाद 2 ठो और याद करना पड़ेगा। एक तरफ आपका कार्यकारी समिति की जो है उप समिति भी इसमें है, इसके अलावा आपदा प्रबंधन योजना है, इसको भी याद करना पड़ेगा। तो ये ट्रिक बना के ही आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसमें कन्फ्यूज होते रह जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि सलाहकार समिति का प्रावधान किस धारा में है। तो सलाहकार समिति का प्रावधान जो है वो आपका केंद्र सरकार के लिए जो है वो आपका मतलब कि एनडीएमए के लिए 7 में है, एसडीएमए के लिए 17 में है, और आपका डीडीएमए के लिए 28 में है। क्वेश्चन नंबर 32, कार्यकारी समिति किस धारा में वर्णित है। तो एनडीएमए के लिए धारा 8 है, एसडीएमए के लिए धारा 20 है, और डीडीएमए के लिए नहीं है। फिर है राज्य कार्यकारी समिति किस धारा में है। तो ये आपका धारा 20 में, अभी आपको बताया गया था। एनडीएमए के लिए धारा 8, एसडीएमए के लिए धारा 20, और डीडीएमए का नहीं है कार्यकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 24, जिला स्तर पे कार्यकारी समिति व शक्तियाँ किस धारा में है। कार्यकारी समिति और जो है वो शक्तियाँ, तो वो जो है वो आपका धारा 26 में है। देखिए, शक्तियाँ की अगर बात कीजिए, कार्य और शक्तियाँ, तो एनडीएमए का धारा 6 है, एसडीएमए का 18 है, और डीडीएमए का 26 है। तो यहाँ पूछा जा रहा है डीडीएमए का, तो वो 26 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, जिला स्तर की सलाहकार समिति किस धारा में है। तो जिला स्तर की जो है सलाहकार समिति धारा 28 में है, क्योंकि एनडीएमए का 7 है, एसडीएमए का 17 है, और डीडीएमए का 28 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, एनडीएमए की बैठक किस धारा में जो है वो वर्णित है। तो बैठक की अगर बात की जाए, बैठक और अधिवेशन, तो एनडीएमए का है धारा 4, एसडीएमए का है 15, और डीडीएमए का है 27। तो एसडीएमए जो है मतलब कि एनडीएमए का धारा 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 37, एसडीएमए की बैठक किस धारा में है। तो ये आपका धारा 16 में है। डीडीएमए की बैठक किस धारा में है। तो धारा 27 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय स्तर पे शक्तियाँ किस धारा में है। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो शक्तियाँ आपका धारा 6 में है। तो अब ये बताया गया था ना कि कार्य व शक्तियाँ धारा 6, एनडीएमए, एसडीएमए के लिए 18 और डीडीएमए के लिए 26, ऐसे करके है। जिला स्तर पे शक्तियाँ किस धारा में है। तो जिला स्तर पे जो है वो शक्तियाँ आपका शक्तियाँ की बात की जाए तो जिला स्तर पे धारा 26 में है। ठीक है, शक्तियाँ धारा 26 में है। क्वेश्चन नंबर 42, एनडीएमए के अंतर्गत कौन सा जो है बल कार्य करता है। तो एनडीएमए के अंतर्गत जो है वो कौन सा बल कार्य करता है। तो एनडीएमए के तहत आप याद रखिएगा कि एनडीआरएफ जो है वो कार्य करता है। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, ये जो है वो कार्य करता है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स ये कार्य करता है। ठीक है, इसको जो है वो आप याद रख लीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, एनडीआरएफ किस अध्याय में वर्णित है। तो एनडीआरएफ ये जो है वो आपका किस अध्याय में है। तो आपको बताया गया था चैप्टर नंबर 8 में एनडीआरएफ है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रशिक्षण और अनुसंधान किस विषय में है। तो प्रशिक्षण और जो भी अनुसंधान वगैरह है वो आपका देखिएगा कि इसमें चैप्टर नंबर 9 में प्रशिक्षण और अनुसंधान है। नहीं, चैप्टर नंबर प्रशिक्षण और अनुसंधान नहीं, चैप्टर नंबर 9 में आपका वित्त लेखा और संप्रेक्षा है। ठीक ना, तो इसको हटा दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 45, आपदा प्रबंधन योजना किस धारा में है? तो आपदा प्रबंधन योजना जो है वो आपका धारा मतलब NDMA के लिए धारा 11, SDMA के लिए धारा 23 और DDMA के लिए धारा 31 है। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य आपदा प्रबंधन योजना किस धारा में है? तो राज्य के लिए है धारा 23 में और जिला के लिए धारा 31 में है। तो जिला प्रबंधन आपदा योजना किस धारा में है? तो धारा 31 में है, ऑप्शन नंबर सी। कार्यकारी समिति की उप समिति किस धारा में है? तो NDMA के लिए धारा 9, SDMA के लिए 21 और DDMA के लिए नहीं है। तो नेशनल के लिए हो जाएगा धारा 9। NDMA के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थान कौन है? तो आपका ये हो जाएगा NDRF। अच्छा, NDMA के लिए प्रशिक्षण संस्थान कौन है? तो NIDM है, NIDM। अच्छा, इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान है NIDM। क्वेश्चन नंबर 50, आपदा प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण है। क्वेश्चन नंबर 51, कार्यकारी समिति की उप समिति का प्रावधान किस धारा में है? तो उप समिति NDMA के लिए 9 और SDMA के लिए 21 और DDMA के लिए नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना किस धारा में शामिल है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना धारा जो है वो 11 में है NDMA के लिए, और SDMA के लिए धारा 23 और DDMA के लिए 31। राज्य आपदा प्रबंधन योजना किस धारा में आती है? तो राज्य के लिए आपको बताया गया था कि अभी नेशनल के लिए 11, राज्य के लिए 23 और जिला के लिए 31। तो 23 ऑप्शन नंबर बी। जिला आपदा प्रबंधन योजना किस धारा में है? तो ये आपका 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी धारा राष्ट्रीय स्तर की योजना से संबंधित है? तो राष्ट्रीय स्तर की योजना से संबंधित है, तो राष्ट्रीय स्तर की योजना से तो ये आपका धारा 11 है, और राज्य स्तर की 23 और जिला स्तर की 31। धारा 21 का संबंध किससे है? तो धारा 21 जो है वो आपका राज्य स्तर पे जो है वो कार्यकारी समिति की उप समिति, तो राज्य स्तर पे है। क्वेश्चन नंबर 57, धारा 23 किससे संबंधित है? धारा 23 जो है वो आपका आपदा प्रबंधन योजना है राज्य के लिए। धारा 31 का संबंध किससे है? तो ये भी आपदा प्रबंधन योजना है जिला के लिए। क्वेश्चन नंबर 59, कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में योजना का निर्माण किस स्तर पे नहीं है? तो ये आपका पंचायत स्तर पे नहीं है, राष्ट्रीय राज्य जिला तीनों स्तर पे है, पंचायत स्तर पे ये नहीं है। इसको जो है थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस तरह से देखिएगा तो ये आपका जो है वो आपका राष्ट्रीय आपदा आपदा प्रबंधन अधिनियम जो कि 2005 में आया था, इसमें हम लोग देख चुके हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अब हम लोग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग फिर जो है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में ही जो है राज्यों के लिए जितने भी विशेष प्रावधान किए गए हैं उनको भी पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में जो है वो जिला के लिए भी जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, है ना। जितना आसान हम लोग सोच रहे थे ना उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पेचीदा मामला है, तो इसमें भूलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसको जो है वो हम लोग एक करके देखते हुए चलते हैं। तो देखिए, एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा सा। तो ये 9 को लिस्ट याद कर लीजिएगा, धारा 2 का, फिर अध्याय 2 का, NDMA का, फिर SDMA का और DDMA का। ये 9 को जो है वो सारा याद रखिएगा। पहला याद रखिएगा संक्षिप्त संबंधित अध्याय, दूसरा है प्राधिकरण, तीसरा है बैठक का अधिवेशन, तीसरा है नियुक्ति, चौथा है कार्य और शक्तियाँ, पाँचवा है सलाहकार समिति, छठा है कार्यकारी समिति, आठवां है उप समिति और नौवां है आपका आपदा प्रबंधन। ये तीनों का याद रखिएगा ट्रिक बना के ऐसे करके कि 2, 3, 4। फिर याद रखिएगा इसका है 3, 14, 1, फिर आपका 25, फिर है 4, 15, 27, 5, 16, 29, 6, 18, 26, 7, 17, 28, 8, 20 ऐसे करके ट्रिक बना के याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इसके बारे में देखते हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा सा। नहीं, ये आपका हो गया है। अब हम लोग इसके आगे जो है वो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक मिनट। तो अब हम लोग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 देखेंगे और इससे संबंधित जितना भी धारा है वो हम लोग इसको कंप्लीट जो है वो कवर करते हुए चलेंगे। अभी देखिए आपको क्या क्या बताया गया था वो आप थोड़ा सा एक मिनट ध्यान देकर सुन लीजिए। ये जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 2005 में,
इसमें बताया गया था कि इसमें जो है वो आपका 47 वो धारा इसमें जो है वो डिस्कस किया गया। कितना? 47 वो धारा है। ठीक है। और ये जो 47 वो धारा है इसमें बताया गया है कि 47 वो धारा में बताया गया है कि जो है आपका ये धारा 1 जो है यहाँ पे आपका नाम और प्रसार है, धारा 2 में परिभाषा है, और धारा 3 में जो है वो आपका एनडीएमए का गठन है। तो एनडीएमए का जो है वो धारा 3 में है। और 3 से लेकर जो है वो आपका 3 से लेकर जो है वो 13 तक आपका एनडीएमए है। इसके अलावा फिर 14 क्लॉज 1 से आपका एसडीएमए स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना। और 14 से लेकर एसडीएमए जो है वो आपका 24 तक चलता है। ठीक है ना। बीच बीच में छोड़ छोड़कर जो है वो चलता है। और इसी में फिर देखिएगा कि आपका 25 से जो है वो फिर आपका 25 नहीं, हाँ ठीक है, 25 से आपका फिर डीडीएमए भी स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह देखिएगा टोटल 47 वो धारा है। और इस तरह करके बीच में आपका एनडीएमए है, बीच में आपका एसडीएमए है, फिर इसी में आपका डीडीएमए भी है। इस तरह करके है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में देख रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 1 संबंधित है किससे? तो 1 जो है वो आपका नाम और प्रसार से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 में किसका वर्णन है? तो धारा मतलब 2 में जो है वो परिभाषा है। धारा 1 में नाम और प्रसार है और धारा 2 में परिभाषा है। ठीक है। तो धारा 1 में नाम और प्रसार है, धारा 2 में जो है वो आपका परिभाषा है। नाम और प्रसार धारा 1, परिभाषा धारा 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए का गठन कब किया गया था? तो ये आपका धारा 3 के तहत 27 सितंबर जो 2006 को गठित किया गया था। तो एनडीएमए 27 सितंबर 2006 को गठित किया गया है। तो एनडीएमए 27 सितंबर 2006 को जो है वो गठित किया गया है। 27 सितंबर 2006 को गठित किया गया है एनडीएमए। क्वेश्चन नंबर 4 एनडीएमए को देश में आपदा प्रबंधन का कौन सा निकाय माना जाता है? तो इसको हम लोग शीर्ष निकाय मानते हैं। तो याद रखिएगा कि जो एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका गठन धारा 3 के तहत 27 सितंबर 2006 को किया गया था। और ये देश में आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय है। और अवधि की बात की जाए तो जो भी विहित की जाए, मतलब अवधि इसमें कोई डिसाइड नहीं है। इसकी संरचना की बात कीजिएगा तो इसमें एगो अध्यक्ष होते हैं जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य की अगर बात कीजिएगा तो इसमें मैक्सिमम 9 को सदस्य हो सकते हैं, अध्यक्ष द्वारा वो नामित किए जाते हैं। और अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष के द्वारा सदस्यों में से ही किसी एक को जो है वो उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 एनडीएमए की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपके प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एनडीएमए इसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो प्रधानमंत्री सहित 9 सदस्य, यानी कि अध्यक्ष सहित 9 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 7 एनडीएमए के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो है प्रधानमंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एनडीएमए के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार होती है? तो ये आपका मतलब अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है और सदस्यों में से कोई एक को। क्वेश्चन नंबर 9 एनडीएमए की बैठक कौन बुलाता है? तो याद रखिएगा कि बैठक जो है वो हमेशा अध्यक्ष बुलाता है और अध्यक्ष को ना प्रधानमंत्री वही बुलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में एनडीएमए की बैठक इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका उपाध्यक्ष करते हैं। तो याद रखिएगा कि अधिवेशन धारा 4 में है। अधिवेशन किस में है? तो अधिवेशन जो है वो आपका धारा 4 में है। बोला जा रहा है कि अधिवेशन जो है वो अध्यक्ष के द्वारा आहूत किया जाएगा, यानी कि बुलाया जाएगा, और इसकी अध्यक्षता जो है वो अध्यक्ष ही करेगा, यानी कि प्रधानमंत्री करेंगे। अगर ये अनुपस्थित रहे तो ये आपका उपाध्यक्ष करेंगे, और स्थान जो है वो अध्यक्ष जहाँ पे तय करेंगे स्थान वहीं पे आना पड़ेगा। तो धारा 1 में नाम और प्रसार, धारा 2 में परिभाषा, धारा 3 में एनडीएमए का गठन, और इसमें आपका 27 सितंबर 2006 को, और इसमें प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्ष और 9 को सदस्य, उपाध्यक्ष सदस्यों में से ही। धारा 4 अधिवेशन अध्यक्ष बुलाएगा, उपाध्यक्ष अगर अध्यक्ष जो है वो इसकी यानी प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, और अगर अध्यक्ष नहीं रहा तो ऐसे में उपाध्यक्ष इसका जो है वो अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चन नंबर
11 एनडीएमए की बैठक का स्थान कौन निर्धारित करता है? तो ये आपका अध्यक्ष ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, एनडीएमए के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो धारा 5 इसमें आपका अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति होगा जो कि केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार, तो ये आपको याद रखना है। तो एनडीएमए में अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति, तो नियुक्ति आपका धारा 5 में है, सॉरी धारा 5 में है, हाँ ठीक है। धारा 1 नाम और प्रसार, धारा 2 परिभाषा, धारा 3 एनडीएमए, धारा 4 अधिवेशन, धारा 5 नियुक्ति, धारा 6 यहाँ पे कार्य है। क्वेश्चन नंबर 13, आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति प्रदान करना किसका कार्य है? तो ये आपका एनडीएमए इसका कार्य है। तो याद रखिएगा कि इसका कार्य क्या है कि आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति प्रदान करना, इसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए नीति का निर्माण करना, ये इसका काम है। विभिन्न विभाग हो गए, डिपार्टमेंट हो गए, संगठन हो गए, ऑर्गेनाइजेशन, इसके बीच में समन्वयकारी कार्य करना, ये इसका कार्य है। जोखिम न्यूनीकरण हेतु निधि की जो है वो फंड का सिफारिश करना, ये इसका काम है। आपदा की स्थिति में विभिन्न देशों को सहायता प्रदान करना, ये भी इसका कार्य है। तो एनडीएमए का कार्य क्या है? तो यही 4-5 गो है। आगे देखिए, आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति प्रदान करना किसका कार्य है? तो आपका एनडीएमए का कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, और आपदा प्रबंधन हेतु नीति निर्माण करना किसका कार्य है? तो यह भी आपका एनडीएमए का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 15, विभिन्न मंत्रालयों ऑब्लिक विभागों के बीच समन्वयकारी कार्य कौन करता है? तो ये आपका एनडीएमए करता है। क्वेश्चन नंबर 16, जोखिम न्यूनीकरण हेतु निधि की सिफारिश कौन करता है? तो ये भी आपका एनडीएमए करता है। क्वेश्चन नंबर 17, आपदा की स्थिति में विभिन्न देशों को सहायता प्रदान करने का जो है कार्य किसका है? तो ये भी आपका एनडीएमए का है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। तो धारा 1 से लेकर धारा 6 तक का जो है वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये आपको अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा, धारा 1 से लेकर धारा 6 तक का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सलाहकार समिति के बारे में, जो कि आपका धारा 7 में है। तो धारा 7 में है आपका सलाहकार समिति। आप बोला जा रहा है कि सलाहकार समिति का गठन जो है वो एनडीएमए की सिफारिश पे ही होगा। और अगर सदस्य की बात की जाए तो बोला जाता है कि आपदा प्रबंधन का व्यवहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ इसके सदस्य होते हैं सलाहकार समिति में। क्वेश्चन नंबर 18, सलाहकार समिति गठन किसके सुझाव पर किया जाता है? तो आपका एनडीएमए के जो है वो सुझाव पर ही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सलाहकार समिति के सदस्य कौन होंगे? तो ये आपका आपदा प्रबंधन का व्यवहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी कि एनईसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये आपका एनडीएमए को सहयोग करना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। इसके बारे में देखिए, धारा 6 में कार्य था, धारा 7 में सलाहकार समिति है, और धारा 8 में एनईसी है, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति धारा 8 में है। और एनईसी इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है वो आपका एनडीएमए को सहयोग करना इसका कार्य है। और अगर इसकी संरचना की बात कीजिएगा तो अध्यक्ष जो है वो आपका जो है वो गृह सचिव जो है वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे एनईसी का। और इसके सदस्य की अगर बात कीजिएगा तो जितने भी विभागीय सचिव हैं वो इसके सदस्य हो जाएंगे। तो एनईसी यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये जो है वो एनडीएमए को ये हेल्प करता है, सहायता करता है। और होम मिनिस्टर जो है वो होम सेक्रेटरी जो है वो गृह सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं, और अन्य विभागीय सचिव जो है वो इसके अध्यक्ष होते हैं एनईसी का, ठीक है। धारा 8 में है आपका एनईसी। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति यानी कि एनईसी का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये एनडीएमए को सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 21, एनईसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका गृह सचिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एनईसी यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसका सदस्य कौन होगा? तो सदस्य जो है वो अन्य विभागीय सचिव होंगे, और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो गृह सचिव होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एनईसी की उप समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा कि देखिए, धारा 6 में कार्य था एनडीएमए का, धारा 7 में सलाहकार समिति है, और धारा 8 में एनईसी है, और धारा 9 में आपका एनईसी की भी उप समिति है जिसका गठन एनईसी के द्वारा ही किया जाएगा। और इसका जो अध्यक्ष होगा यानी कि एनईसी की जो उप समिति है इसका जो अध्यक्ष होगा वो एनईसी का ही कोई सदस्य होगा, जो कि गृह सचिव के द्वारा ही जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, जो है वो चयन किया जाएगा उसी के द्वारा ही। तो क्वेश्चन नंबर 23, एनई की जो उप समिति है इसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा? तो एनईसी के द्वारा ही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एनईसी की जो उप समिति है इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो ये आपका एनईसी का ही कोई सदस्य होगा, और उसको वो गृह सचिव जो है वो उसको नॉमिनेट करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। अब जो है वो यहाँ तक की आपको बातें जो है वो समझ में आ गई होगी।
तो धारा 1 नाम और प्रसार, धारा 2 परिभाषा, धारा 3 एनडीएमए का गठन 27 सितंबर 2006 को, धारा 4 अधिवेशन, धारा 5 नियुक्ति, धारा 6 कार्य, धारा 7 सलाहकार समिति, धारा 8 एनईसी, धारा 9 एनईसी की भी उप समिति, धारा 9 के बाद धारा 10 छोड़ दीजिए, धारा 11 यहाँ पे आपका एनडीएमपी है यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी कि एनडीएमपी कौन तैयार करता है। तो ये आपका याद रखिएगा इसमें हमेशा कि इसे विशेषज्ञों की सलाह लेकर एनईसी के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो अलग अलग जो स्पेशलिस्ट है वो सभी सलाह देंगे अपना, और उसके बाद ही एनईसी के द्वारा ही एनडीएमपी इसका गठन किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है कि जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग SFDRR ये कहते हैं, तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क का जो लक्ष्य है इसके साथ तालमेल स्थापित करना है। और इस योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है हर एक साल। और नवीनतम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो है वो आपका 1 जून 2016 को जारी किया गया है। तो लेटेस्ट अभी 2016 में ही जारी किया गया है और अभी 2026 चल रहा है, 10 साल हो गया है फिर अभी जारी नहीं हुआ है। तो एनडीएमपी ये याद रखिएगा एनईसी की सलाह पे ही जो है वो तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी कि एनडीएमपी कौन तैयार करता है। तो ये आपका एनईसी के द्वारा ही तैयार किया जाता है और ये धारा 11 में आता है। क्वेश्चन नंबर 26 एनडीएमपी किसकी सलाह लेकर तैयार की जाती है। तो ये आपका एनडीएमए इसकी जो है वो सलाह लेकर तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर किसके द्वारा, तो एनईसी के द्वारा। और एनईसी का गठन किस में, तो धारा 8 में है, और एनईसी की उपसमिति धारा 9 में, और एनडीएमपी जिसको एनईसी के द्वारा तैयार किया जा रहा है ये किस में, धारा 11 में है। क्वेश्चन नंबर 27 एनडीएमपी का उद्देश्य किससे तालमेल स्थापित करना है। तो आपका SFDRR यानी कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो था उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 28 एनडीएमपी का वार्षिक जो है वो पुनरीक्षण कौन करता है। तो ये आपका एनईसी के द्वारा किया जाता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 29 नवीनतम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी किया गया था। तो नवीनतम अगर देखिएगा तो वो आपका 1 जून 2016 को जारी किया गया था, लेटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ये देख लीजिए। तो धारा 11 तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी, धारा 11 तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो धारा 11 तक समझ में आ गया। अब हम लोग को चलना है धारा 42 में, और धारा 42 में आपका NIDM है यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है। फिर धारा 44 और धारा 45 में आपका NDRF है यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। फिर धारा 46 में आपका राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि है, और धारा 47 में आपका राष्ट्रीय आपदा समन निधि है, समन निधि, राष्ट्रीय आपदा समन निधि है। तो नेशनल डिजास्टर जो है वो आपका याद रखिएगा कि समन यानी कि जो है वो आपका मिटिगेशन या फिर मिटिगेशन फंड याद रख लो, ये है। तो इसको याद रखना पड़ेगा और यही सबसे क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है ना। तो अगर ये याद हो जाएगा ना तो आपका यहाँ से जो है वो आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि NIDM का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो NIDM का गठन जो है वो आपका केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और इसका जो है धारा 42 में ये आता है। और सदस्य की बात कीजिएगा तो केंद्र सरकार के द्वारा सदस्यों की संख्या विहित की जाएगी, और इसका जो उद्देश्य है वो आपका केंद्र के द्वारा बनाई गई नीति और जो भी गाइडलाइन है इसके अनुरूप मानव संसाधन विकास करना, ताकि आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी केंद्र सरकार द्वारा ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 NIDM जो कि धारा 42 में है, इसके सदस्यों की संख्या किसके द्वारा जो है वो निर्धारित की जाती है। तो आपका केंद्र सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 NIDM जो कि धारा 42 में है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह मानव संसाधन विकास करना, ठीक है ना, ताकि क्षमता निर्माण किया जा सके किसके लिए, आपदा प्रबंधन के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 NIDM जो कि धारा 42 में है, ये मानव संसाधन विकास किस उद्देश्य से करता है। तो ये आपका आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण करने के लिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो धारा 42 में है। अब हम लोग धारा 44 और धारा 45 देखते हैं जो कि आपका NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का मुख्य उद्देश्य क्या है। याद रखिएगा कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपदा की आशंका की स्थिति या फिर आपदा का विशेषज्ञता पूर्ण मोचन करना है।
और इसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है वो आपका एनडीएमए के द्वारा ही किया जाता है। और इसके महानिदेशक जो होंगे वो आपका केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त कोई व्यक्ति होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपका आपदा की आशंका या फिर विशेष आपदा मोचन में ये जो है वो मोचन करता है, और ये धारा 44 और धारा 45 में है। क्वेश्चन नंबर 35, एनडीआरएफ धारा 44-45 में है। इसका निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण कौन करता है? तो ये पूरा का पूरा जो है वो एनडीए में करता है। क्वेश्चन नंबर 36, एनडीआरएफ जो कि धारा 44 और 45 में है, इसका महानिदेशक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि जो कि धारा 46 में है। धारा 42 में एनआईडीएम, धारा 44 और 45 में एनडीआरएफ, धारा 46 में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि और धारा 47 में राष्ट्रीय आपदा समन निधि यानी कि एनडीएमएफ है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का गठन कौन करता है? तो इसका जो गठन है वो हमेशा याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। और राष्ट्रीय आपदा मोचन जो निधि है, इस निधि में राशि का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा संसद के अनुमोदन के बाद प्रदत्त राशि तथा किसी व्यक्ति या फिर संस्था के द्वारा किया गया अनुदान, ये इसमें आता है। तो क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि जो कि आपका धारा 46 में आता है, इसका गठन कौन करेगा? तो इसका गठन जो है वो आपका केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में राशि कैसे प्रदान की जाती है? तो संसद के द्वारा अनुमोदन के बाद केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में अनुदान कौन दे सकता है? तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था सभी दे सकता है, केंद्र सरकार सभी दे सकता है, राज्य सरकार सभी दे सकता है। तो ये है आपका राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि जो कि धारा 46 में आता है। अब हम लोग धारा 47 में आता है, एगो लास्ट है, वो है आपका राष्ट्रीय आपदा समन निधि। क्या है? तो राष्ट्रीय आपदा समन निधि जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीएमएफ जो कि धारा 47 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय आपदा समन निधि जो कि धारा 47 में आता है एनडीएमएफ, इसमें राशि का जो है वो उपयोग कौन करता है? तो याद रखिएगा कि इस निधि में जो भी राशि है उसका प्रावधान व प्रयोग जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा संसद के अनुमोदन के बाद प्रदत्त राशि जिसका प्रयोग एनडीएमए के द्वारा किया जाएगा। तो इसका प्रयोग कौन करेगा? तो ये आपका एनडीएमए करता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोले थे कि राष्ट्रीय आपदा समन निधि जो कि धारा 47 में है यानी कि एनडीएमएफ, इसमें जो राशि का जो उपयोग है वो आपका एनडीएमए ही करता है। क्वेश्चन नंबर 41, एनडीएमएफ यानी कि जो आपका धारा 46 में है, धारा 47 में है, इसमें राशि प्रदान करने की जो है किसके लिए अनुमोदन किया जाता है? तो आपका अनुमोदन संसद द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय आपदा समन निधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपका समन हेतु राशि का उपयोग, ये इसका जो है उद्देश्य है। तो ये यहाँ तक की अगर हम लोग बातें देखें तो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो कि 2005 में आया था, इसमें जितना भी धारा है मतलब इम्पोर्टेंट एनडीएमए से संबंधित वो हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो धारा 1 नाम और प्रसार, धारा 2 परिभाषा, धारा 3 एनडीएमए का गठन 27 सितंबर 2006 को, धारा 4 अधिवेशन यानी कि बैठक मीटिंग, धारा 5 नियुक्ति, धारा 6 कार्य, धारा 7 सलाहकार समिति, धारा 8 एनईसी, धारा 9 एनईसी की उपसमिति, धारा 11 एनडीएमपी, धारा 42 एनआईडीएम, धारा 44 और 45 एनडीआरएफ, धारा 46 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि और धारा 47 राष्ट्रीय आपदा समन निधि। बस अगर इतना ही अगर आपको याद रह जाएगा ना तो आप इसको जो है वो कर ले जाओगे। ठीक है। तो इतना अगर आपको याद है तो आप यहाँ से सॉल्व कर ले जाओगे इसको। ठीक है। तो ये तो आपको कम से कम एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, यहाँ तक कि जो है वो बातें याद होना ही चाहिए। ठीक है। इसका शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इतना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ तक की बातें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो एसडीएमए देख लेते हैं यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और हम लोग झारखंड के संदर्भ में देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे JSDMA, ये बोलेंगे। ठीक है। इसको देखना पड़ेगा और इसके बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी वो लेना है। उसके बाद फिर हम लोगों को जाना है आपका DDMA के बारे में, वो थोड़ा ही सा है, ज़्यादा नहीं है। तो DDMA के बारे में देखेंगे, फिर आपका जो है वो यहाँ पे ये जो है टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट,
तो अब हम लोग जो है वो HDMA देखेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आप 2 मिनट का वेट कीजिए, हम 2 मिनट में तुरंत आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग HDMA को जो है वो कवर करेंगे। और HDMA में आपका 14 क्लॉज 1 है, 15 है, 20 है, 24 है, मतलब कि यही 4 गो धारा है। बस इसको पढ़ लेना है। उसके बाद अगर हम लोग जाए तो जो आपका DDMA है उसमें भी 4 गो धारा है। धारा 25 है, धारा 27 है, धारा 33 है, धारा 34 है। बस इतना ही याद करना है, फिर आपका DDMA भी जो है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा आप 2 मिनट रुकिए, हम तुरंत आ रहे हैं। आप भी तब तक पानी पी लीजिए।
तो अब हम लोग नेक्स्ट इसके आगे की जो है वो चर्चा हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। अभी तक हम लोग जो है वो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो है वो हम लोग एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि आपका 27 सितंबर 2006 को आया था। 27 सितंबर 2006 को ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग झारखंड के संदर्भ में आपदा प्रबंधन को कवर करेंगे। तो केंद्र सरकार में मतलब केंद्र में आपका एनडीएमए है, तो आपका इसी तरह स्टेट में आपका एसडीएमए हो जाएगा, और झारखंड में आपका जेएसडीएमए हो जाएगा, ठीक है। और जिला स्तर पे डीडीएमए हो जाएगा। और प्रखंड स्तर पे देखें तो प्रखंड स्तर पे भी एक संस्था होती है जिसका अध्यक्षता बीडीओ साहब करता है, और वो संस्था का नाम है आपदा प्रबंधन समिति। और ग्राम स्तर पर भी संस्था होती है जिसका अध्यक्षता जो है वो मुखिया वगैरह किया करता है, ठीक है। इसको भी जो है वो आप याद रखिएगा। और अगर स्टेट लेवल पे देखिएगा तो झारखंड का जो है जेएसडीएमए, इसकी अध्यक्षता सीएम साहब करेंगे। और ये जो एक्ट है जेएसडीएमए, तो जेएसडीएमए ये जो एक्ट है 2009 में पारित हुआ था, और इसी के तहत 2010 में जो है वो इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि झारखंड के संदर्भ में जो आपका जेएसडीएमए है इसका गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा कि जेएसएमडीए का गठन जो है सबसे पहले याद रखिएगा कि ये आपका 2009 में यह अधिनियम जो है पारित हुआ था, और 2010 में इसका गठन किया गया था 28 मई 2010 को। तो जेएसडीएमए इसका गठन 28 मई 2010 को किया गया था, और एनडीएमए का गठन 27 सितंबर 2006 को किया गया था, और जेएसडीएमए का गठन 2010 में 28 मई को किया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा कि इस प्राधिकरण का जो गठन है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 क्लॉज 1 के तहत किया गया था। और इस धारा के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की जो है वो शक्ति दिया गया। किसको? राज्यपाल को दिया गया था। और इसमें बताया गया कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होगा, यानी कि जेएसडीएमए, इसका जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री साहब होंगे, और इसमें मैक्सिमम जो सदस्य होंगे वो आपके 9 सदस्य होंगे। 9 सदस्य होंगे कि 8 सदस्य होंगे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक ना। तो नहीं, बुक में लिखा हुआ 8 सदस्य ही होंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो 8 सदस्य होंगे। और इस प्राधिकरण का जो उद्देश्य है वही सिंपल आपदा प्रबंधन हेतु अलग अलग स्तर पे योजना और रणनीति का निर्माण करना है, और साथ ही साथ आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण और सामान्य जनजीवन की बहाली के लिए उपयुक्त परियोजनाओं का जो है वो निर्माण कर लेना है। ये यहाँ तक की बातें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा। तो याद रखिएगा कि जो आपका जेएसडीएमए है ये आपका 28 मई 2010 को बना था, और इसका जो अधिनियम है जेएसडीएमए का ये 2009 में पारित हुआ था, और 2010 में बना था 28 मई 2010 को। और ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा क्लॉज 14 क्लॉज 1 के तहत ये बना था। और इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो है वो आपका धारा 14 क्लॉज 1, जिसमें आपका एसडीएमए का गठन किया गया है, यानी कि झारखंड का, यानी कि जेएसडीएमए का गठन किया गया है। और धारा 15 में इसका अधिवेशन है, इसका बैठक है। धारा 20 में इसके लिए जो है वो राज्य कार्यकारी समिति यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की चर्चा की गई धारा 20 में। और धारा 24 में आपका आपदा की स्थिति में जो भी एसईसी है इसकी शक्तियों के बारे में बतलाया गया है। और यहीं से जो है वो आपका क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा फिर नहीं बनेगा, ठीक है ना। और ये सभी जो बातें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ तक की बातें। तो अब हम लोग इससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है आपका कि राज्य स्तर पे आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय कौन होता है, तो ये आपका एसडीएमए होता है। तो एसडीएमए जो है वह राज्य स्तर पे आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय होता है, और इसका जो टाइम टेबल जो भी विहित हो उसके अलावा जो भी विहित की जाए, मतलब कोई निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एसडीएमए की अवधि कैसी होती है, 5, 6 या निश्चित अवधि, या फिर जो भी विहित की जाए। तो ऑप्शन नंबर डी, जो भी विहित की जाए। क्वेश्चन नंबर 3, एसडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये आपके मुख्यमंत्री साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। एसडीएमए में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम इसमें जो है वो आपके 8 सदस्य होंगे, 9 नहीं, 8 सदस्य इसमें एसडीएमए में हो सकते हैं मैक्सिमम, अध्यक्ष सहित। क्वेश्चन नंबर 5, एसडीएमए के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये जो है वो मुख्यमंत्री साहब ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एसडीएमए के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये भी जो है वो आपका मुख्यमंत्री के द्वारा ही होगा, उपाध्यक्ष का भी नियुक्ति, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें जो है ना आपका सीईओ भी होता है, यानी कि
जो है वो आपका बोला जाता है, जो CEO है जो है वो आपका राज्य कार्यकारिणी समिति यानी कि SEC का अध्यक्ष होगा, यानी कि मुख्य सचिव होगा। तो बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 की SDMA का CEO कौन होता है, तो ये आपका मुख्य सचिव होता है। ठीक है, तो SDMA का एगो CEO भी होता है जो कि क्या बोलते हैं, मुख्य सचिव होगा, या फिर राज्य कार्यकारिणी समिति यानी कि SEC का कोई सदस्य होगा, या फिर मुख्य सचिव होगा। तो धारा 14 क्लॉज 1 में आपका SDMA का चर्चा किया गया है, जो कि शीर्ष निकाय है, इसका अवधि निश्चित नहीं है। संरचना की बात की जाए तो इसका अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री साहब, इसमें सदस्य होंगे 8 गो, उपाध्यक्ष जो होगा इसका अध्यक्ष द्वारा बनाएगा, और जो CEO होगा इसका SDMA का, वो आपका SEC का कोई सदस्य होगा, या फिर जो है मुख्य सचिव साहब होंगे। ठीक है, ये आपका धारा 14 क्लॉज 1 में बात कहा गया है। फिर हम लोग आप देखिए धारा 15 में, इसका मीटिंग यानी कि इसका अधिवेशन की चर्चा की गई है। तो बोला गया है कि धारा 15 के तहत SDMA का बैठक कौन बुलाता है, तो ये आपका अध्यक्ष साहब के द्वारा ही बुलाया जाएगा। तो अध्यक्ष के द्वारा ही मीटिंग आहूत किया जाता है, यानी बुलाया जाता है, और वह अध्यक्षता करेगा, और अनुपस्थिति में जो है वो उपाध्यक्ष करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में SDMA की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये आपका उपाध्यक्ष साहब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, SDMA की बैठक का स्थान कौन तय करता है, तो ये आपका अध्यक्ष ही करेगा। तो ये हो गया धारा 14 क्लॉज 1, धारा 15। अब हम लोग धारा 20 चलेंगे, जो कि आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव समिति यानी कि SEC है, और उसके बाद हम लोग धारा 24 चलेंगे, जो कि आपका SEC की शक्तियाँ जो है वो दी गई है आपदा की स्थिति में। तो SEC आपका धारा 20 में है, यानी कि राज्य कार्यकारी समिति, स्टेट एग्जीक्यूटिव समिति। तो बोला गया है कि राज्य कार्यकारी समिति यानी कि SEC का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका कार्य जो है वो SDMA को सहयोग करना है। तो बोला गया है कि SDMA को सहयोग करना इसका कार्य है। और SEC की अगर संरचना की बात की जाए तो इसमें अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव, और इसके सदस्य होंगे 4 गो विभागीय सचिव। तो SEC का अध्यक्षता कौन करता है, तो ये मुख्य सचिव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 13, SEC में कितने विभागीय सचिव सदस्य होते हैं, तो 4 गो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, और इसमें हम लोग SEC की शक्तियाँ देखेंगे आपदा की स्थिति में, जो कि धारा 24 में है। तो JSDMA इसका गठन धारा 14 क्लॉज 1, धारा 15 में इसका अधिवेशन, इसका मीटिंग है, धारा 20 में SEC की बारे में बताया गया है, और धारा 24 में SEC की शक्तियाँ हैं आपदा की स्थिति में, वो धारा 24 में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आपदा की स्थिति में SEC किस पर नियंत्रण कर सकती है, तो याद रखिएगा कि वो है सीमा के अंतर्गत वाहनों और व्यक्तियों के प्रवेश और निकासी पे ये नियंत्रण कर सकती है। इसके अलावा आपदा की स्थिति में ये मलबा हटाना तथा खोज और राहत कार्य का संचालन करती है। चिकित्सा सेवा, भोजन की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था आदि उपलब्ध कराना इसका काम होता है। चिकित्सीय व अन्य जांच कराना इसका काम है, और सलाह पर जो है वो इसकी सलाह पे जो है वो सहायता भी होता है। और असुरक्षित संरचनाओं को ध्वस्त करना ये इसका काम है। इसके अलावा इसकी शक्तियाँ कि NGO यानी कि जो आपका NGO है वो भी उनकी सहायता से जो है वो उनका सहायता प्राप्त करके ये जनता तक ये सूचना को प्रेषित भी करता है। तो याद रखिएगा कि वाहनों और व्यक्तियों के प्रवेश और निकासी इसके ऊपर अधिकार है, नियंत्रण कर सकता है SEC। क्वेश्चन नंबर 15, मलबा हटाने और खोज और राहत कार्य संचालन कौन कर सकता है, तो ये आपका SEC कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, आपदा के समय चिकित्सा सेवा, भोजन और पेयजल की व्यवस्था कौन कराता है, तो ये SEC के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, आपदा की स्थिति में चिकित्सा और अन्य जांच और सलाह और सहायता प्रदान करने की शक्ति किसे है, तो ये आपका SEC को है। क्वेश्चन नंबर 18, असुरक्षित संरचनाओं को ध्वस्त करने का अधिकार किसको है, तो ये आपका SEC को यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को है, जो कि धारा 24 में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 कि NGO से सहायता या सहयोग प्राप्त करना तथा जनता तक सूचना प्रसारित करने का अधिकार या कार्य कौन करता है, तो ये आपका SEC के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ तक की बातें। तो ये आपका ये हो गया। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें वो हम लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा कि इसके लिए जो है वो JSDMA ये जो है अधिनियम पारित हुआ था 2009 में, और इसका गठन हुआ था 28 मई 2010 को। कब, तो 28 मई 2010 को। क्वेश्चन नंबर 21, JSDMA का गठन किस अधिनियम की किस धारा के तहत हुआ था, तो आपका बोला गया है कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसका धारा 14 क्लॉज 1 के तहत।
क्वेश्चन नंबर 22, राज्यपाल को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति किस धारा से प्राप्त है? तो धारा 14 क्लॉज 1 के तहत। JSDMA का अध्यक्ष कौन होता है? तो JSMDA का अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री साहब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, JSDMA का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो ये आपदा नियंत्रण करने के लिए उसके लिए जो है वो योजना और रणनीति का निर्माण करना इसका कार्य होता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण एवं सामान्य जनजीवन की बहाली किसका उद्देश्य होता है? तो ये सभी जो है वो आपका DDMA का जो है वो काम होता है, सॉरी JSDMA का कार्य होता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा कि जो है वो इसके बारे में याद रखिएगा कि इस प्राधिकरण का जो प्रमुख उद्देश्य है, यानी कि JSDMA का प्रमुख कार्य उद्देश्य कि आपदा नियंत्रण हेतु भिन्न स्तरों पर योजना और रणनीति का निर्माण करना और आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण और सामान्य जनजीवन की बहाली करने के लिए जो है वो उपयुक्त परियोजना बनाना इसका जो है वो काम है। क्वेश्चन नंबर 26 कि JSDMA की सहायता के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो याद रखिएगा कि झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि SDMA इसकी सहायता करने के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष जो होंगे वो राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। तो याद रखिएगा कि JSDMA इसकी सहायता करने के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति का जो वो गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष होंगे आपके मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका होता है मुख्य सचिव। आगे देख लीजिए, इसी में बताया गया है कि यह जो समिति है यानी कि राज्य कार्यकारी समिति जो कि JSDMA का सहायता करेगा, जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, यह समिति आपदा के संबंध में राष्ट्रीय नीति राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना राष्ट्रीय नीति राष्ट्रीय योजना राज्य योजना इसके क्रियान्वयन के बीच में समन्वय स्थापित करेगा। तो नेशनल का पॉलिसी क्या है, नेशनल का प्रोग्राम क्या है और राज्य का प्रोग्राम क्या है, इन सभी के बीच में वो कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं के बीच में क्या स्थापित करती है? तो ये आपका समन्वय स्थापित करती है, कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन करती है। क्वेश्चन नंबर 29, जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन योजना एवं क्रियान्वयन का कार्य कौन करता है? तो हम सभी को पता है कि बताया जा रहा है कि जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है वो इसका जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो मुख्य कार्य है कि जिला स्तर पे वो आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनाए, समन्वय करे और इसके लिए वो क्रियान्वयन हेतु जो है वो कार्य करे। तो जिला स्तर पे DDMA यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये है। तो जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन योजना एवं क्रियान्वयन का कार्य कौन करता है? तो ये आपका जिला प्रशासन करता है, यानी कि DDMA। अब हम लोग थोड़ा सा मिक्सअप क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपदा पर त्वरित कार्यवाही हेतु योजना तैयार करना किसका कार्य है? तो आपका JSDMA इसका कार्य है। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य में आपदा के न्यूनीकरण हेतु बुनियादी क्षमता विकास कौन करता है? तो ये आपका JSDMA है। क्वेश्चन नंबर 32, आपदा की चेतावनी हेतु सूचना संपर्क नेटवर्क का विकास कौन करता है? तो सूचना चेतावनी हेतु संपर्क नेटवर्क जो है वो आपका कौन स्टार्ट करता है? तो इसके लिए जो है वो आपका JSDMA है, ये सभी। तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रमुख जो कार्य है, सबसे पहले ये आपदा पर त्वरित सुनवाई करने के लिए योजना बनाएगा, आपदा राज्य में आपदा के न्यूनीकरण करने के लिए वो ढांचागत क्षमता का विकास करेगा, राज्य जिला प्रखंड और पंचायत स्तर पे एक सूचना संपर्क नेटवर्क का विकास करेगा ताकि आपदा के दौरान जरूरी सूचनाओं को एकत्रित करके उस पर जो है वो उचित कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33, आपदा न्यूनीकरण हेतु GIS प्रणाली का विकास कौन करता है? तो ये भी आपका JSDMA करता है। तो ये बताया जा रहा है कि आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली का ये विकास करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रशासनिक स्वैच्छिक और अन्य संस्थाओं के बीच में समन्वय कौन स्थापित करता है? तो ये भी आपका JSDMA करता है। साथ ही साथ ये आपदा से बचाव करने के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश का आम जनता के बीच में जागरूकता का प्रचार प्रसार करता है और साथ ही साथ ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार करता है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 37 कि झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा कि झारखंड में आपदा प्रबंधन योजना क्या क्या लाया गया वो। तो याद रखिएगा कि झारखंड में आपदा प्रबंधन योजना के तहत अक्टूबर 2004 में झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किया गया था। तो अक्टूबर 2004 में झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 38, आपदा प्रभावित व्यक्ति को त्वरित राहत पहुंचाना किसका प्रमुख कार्य है? तो आपदा देखिए झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, इसी योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2004 में झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किया गया था। झारखंड राज्य आपदा विभाग 2004 में, अक्टूबर 2004 में, और जिसका प्रमुख कार्य जो है वो आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को तुरंत राहत पहुंचाना है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु किसका गठन किया गया है? तो आपका राज्य आपदा कार्य कोष का। तो याद रखिएगा कि आपदा के दौरान राहत कार्य की समुचित संचालन करने के लिए राज्य आपदा कार्यवाही कोष का जो है वो कार्यवाही या फिर कार्यवाही कोष का गठन किया गया है। तो याद रखिएगा कि 2004 में, अक्टूबर 2004 में झारखंड राज्य आपदा विभाग बना था, जिसका काम प्रमुख कार्य जो है वो आपदा से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाना था। और आपदा के दौरान ही कार्य में समुचित संचालन करने के लिए राज्य आपदा कार्रवाई कोष का गठन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी कितना है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 75 रुपया और राज्य गवर्नमेंट इसमें 25 रुपया देगा, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो 75-25। तो क्वेश्चन नंबर 40, राज्य आपदा कार्य कोष में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितना है? तो 75% और 25%, 75-25 का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है वो लागू किया गया था कब? तो ये आपका 25 दिसंबर 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, 25 दिसंबर 2005 को। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 में आया था, इसको 25 दिसंबर 2005 को लागू किया गया था। और इसी के तहत आपका इसमें टोटल 47 को धारा है, और इसी के तहत धारा 3 के अंतर्गत 27 सितंबर 2006 को NDMA का गठन, और आपका क्या बोलते हैं इसको, 28 मई 2010 को धारा 14 क्लॉज 1 के तहत JSDMA का गठन, और इसी के तहत धारा 25 में DDMA का गठन जो है वो किया गया था। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा। तो 25 दिसंबर 2005 को 25 दिसंबर 2005 में, याद रखिएगा, तो 25 दिसंबर 2005 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये आपका आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा तैयार किया गया था। तो बोला जा रहा है कि 25 दिसंबर 2005 को देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया था, और इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने, आपदा से बचाव हेतु समुचित उपाय करने, विकास योजनाओं में आपदाओं के निवारण तथा उसको रोकने के उपायों पर विचार करने, निधियों को आवंटित करने, चेतावनी प्रणाली स्थापित करने और राज्य प्रबंधन से संबंधित विभिन्न एजेंसियों की सहायता करने का उत्तरदायित्व जो है वो आपका सौंपा गया था। इसको जो है वो आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और वर्ष 2009 में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया था। राज्य आपदा प्रबंधन योजना 2009 में तैयार किया गया था। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका तैयार हो गया यहाँ तक की बातें। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया है? तो झारखंड राज्य आपदा विभाग ये आपका अक्टूबर 2004 में गठित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू किया गया था, 25 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड आपदा प्रबंधन केंद्र, तो झारखंड आपदा प्रबंधन केंद्र स्कीपा के द्वारा संचालित जो है इसका गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा, स्कीपा जिसको हम लोग बोलते हैं श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे JPSC वालों का ट्रेनिंग होता है, और यहीं पे आपका झारखंड आपदा प्रबंधन केंद्र का गठन किया गया था 2007 में। कब? तो 2007 में। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण कब किया गया? तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना का जो निर्माण है, तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना का जो निर्माण है 2009 में जो है वो किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2010 में हुआ था। ठीक है। और राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल जिसको हम लोग NDRF कहते हैं, इसका गठन कब किया गया था? तो NDRF का जो गठन है वो कब किया गया था? तो
तो एनडीआरएफ का गठन जो है वो 2006 में किया गया था। तो राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स ये आपका 2006 में गठित किया गया था। तो एनडीआरएफ जो है वो 2006 में गठित किया गया था, इसको याद रखिएगा। इसके बारे में बोला जाता है कि, एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा, हम लोग इसको ना राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया या फिर अनुक्रिया बल ये भी बोलते हैं एनडीआरएफ को। तो वर्ष 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही 6 बटालियन के साथ एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। कितना बटालियन के साथ? 6 बटालियन के साथ। और वर्तमान में इसका एनडीआरएफ में टोटल 12 गो बटालियन है और एक बटालियन में 1149 गो सदस्य है। तो अगर 12 गो बटालियन देखें तो बहुत सारे सदस्य हो जाएंगे। तो 1150 एक गो बटालियन में है, तो 12 गो बटालियन में कितना हो जाएगा? बहुत सारा हो जाएगा ना, 15,000 से भी ज़्यादा। तो ये बताया जा रहा है कि 2006 में आपका एनडीआरएफ का गठन हुआ था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, और उसमें स्टार्टिंग में 6 गो बटालियन के साथ हुआ था और एक गो बटालियन में 1149 गो सदस्य होते हैं और अभी वर्तमान में 12 गो बटालियन है। ठीक है ना। आगे देखिए, 12 गो बटालियन जो है इसमें बताया जा रहा है कि 12 गो जो बटालियन है इसमें 3 गो बटालियन बीएसएफ का है, 3 गो बटालियन सीआरपीएफ का है, एगो, देखिए फिर से बता रहे हैं, 12 गो बटालियन है, हर एक बटालियन में 1149 गो सदस्य हैं। ठीक है। तो बताया जा रहा है कि 12 गो बटालियन में 3 गो बटालियन बीएसएफ का है, 3 गो बटालियन सीआरपीएफ का है, 2 गो बटालियन सीआईएसएफ का है, 2 गो बटालियन आईटीबीपी का है और 2 गो बटालियन एसएसबी का है। ठीक है। तो 3 गो बटालियन बीएसएफ और आपका सीआरपीएफ का है और 2 गो बटालियन सीआईएसएफ का है, आईटीबीपी का है और एसएसबी का है। तो टोटल 12 गो बटालियन है एनडीआरएफ का। पैरामिलिट्री मतलब होता है अर्धसैनिक, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये सभी पैरामिलिट्री ही है। ठीक ना। और आपदाओं से निपटने में एनडीआरएफ की भूमिका क्या है? तो ये प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा में त्वरित सहायता प्रदान करता है और राहत बचाव कार्यों में जुटी अलग अलग जो है ये काम करता है। और एनडीआरएफ एकेडमी भी था, जो कि आपका इसका स्थापना 2 जनवरी 2020 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र नागपुर में है और ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किया जाता है। और इस एकेडमी का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय ट्रेनिंग मिलेगा आपदाओं से निपटने के लिए। तो एनडीआरएफ एकेडमी भी खुला है, इसको भी थोड़ा सा जो है याद रखिएगा। तो ये तो आपका समझ में आ ही गया है, यहाँ तक की बातें हम लोग। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया था कि राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल एनडीआरएफ का गठन कब हुआ तो 2006 में। और स्टार्टिंग में इसका 6 गो बटालियन था, अभी 12 गो बटालियन है। हर एक बटालियन में 1149 गो आदमी हैं, मतलब सदस्य हैं। और 12 गो बटालियन देखिएगा तो 3 गो बटालियन, 3 गो बटालियन, एक आपका 3 गो बीएसएफ का है, 3 गो सीआईएसएफ का है, 2 गो आपका आईटीबीपी का है, 2 गो एसएसबी का है और 2 गो आपका सीआईएसएफ का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यों के द्वारा गठित राज्य आपदा कार्यवाही बल को क्या कहते हैं? तो राज्यों के द्वारा जो गठित मतलब कि राज्य आपदा कार्यवाही बल है उसको हम लोग एसडीआरएफ कहते हैं। जैसे नेशनल लेवल पे एनडीआरएफ होता है उसी तरह स्टेट लेवल पे एसडीआरएफ भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। और झारखंड में आपदा प्रबंधन के प्रयास में देखिएगा तो 2004 में सबसे पहले आपका झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किया गया था अक्टूबर 2004 में। उसके बाद 2005 में आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम का क्रियान्वयन किया गया था। इसके अलावा आप फिर देखिएगा तो आपका 2007 में झारखंड आपदा प्रबंधन केंद्र का गठन किया गया था, जो कि स्कीपा के द्वारा भी संचालित है। 2009 में राज्य आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया गया था। 2010 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा तो आपका सृजन विभाग का गठन किया गया है। इसके अलावा राज्य आपदा कार्रवाई कोष का गठन किया गया है। राज्य आपदा कार्रवाई कोष का गठन किया गया है, जिसमें देखिएगा तो सेंट्रल और स्टेट का भागीदारी 75 और 25 का अनुपात है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ तक की बातें हम लोगों को समझ में आ ही गई है। और इसके बाद अगर देखिएगा तो बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो झारखंड में देखिएगा तो विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम जो है, विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम वो आपका 2015 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा कि वर्ष 2015 में ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राज्य में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का जो है वो संचालन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, आपदा के समय दूर संवेदी
कार्टोग्राफी एवं अंतरिक्ष सूचनाओं के लिए कौन सा केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसके लिए झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना जो है वो की गई है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो आपदा के समय में दूर संवेदी कार्टोग्राफी, उसके लिए और अंतरिक्ष से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण सूचना है, इन सभी को साझा करने के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं JSAC, यानी कि झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। और EOC की अगर यहाँ पे बात की जाए तो EOC का मतलब होता है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। तो इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही राज्य तथा जिला स्तर पे, तो किसके स्तर पे, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे EOC का गठन किया गया, यानी कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का गठन किया गया है। और झारखंड में राज्य स्तर पे इस केंद्र का गठन रांची में किया गया है और जिला स्तर में धनबाद, देवघर और जमशेदपुर में किया जाने का प्रस्तावित है। तो EOC का गठन जो है वो आपका राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे किया गया। तो राज्य स्तर पे जो है वो आपका रांची में किया गया है और जिला स्तर पर देखिएगा तो धनबाद, देवघर और जमशेदपुर में किए जाने का प्रस्ताव है। ये याद रखिएगा EOC के बारे में। JSAC के बारे में बताया है कि आपका झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, ये आपका सूचनाओं का ये संबंध दिखता है अंतरिक्ष से। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर ये SDRF तो बतेबे कि स्कीपा जो है, स्कीपा के बारे में बताया जाता है कि स्कीपा के बारे में कुछ नहीं है, याद रखिए कि वर्ष 2005 में ही जो है वो आपका श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, यानी कि श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके द्वारा, जो कि रांची में है, इसके द्वारा झारखंड आपदा प्रबंधन केंद्र का जो है संचालन किया जा रहा है। तो झारखंड आपदा प्रबंधन केंद्र का जो है संचालन जो है स्कीपा के द्वारा किया जा रहा है 2007 से ही। और याद रखिएगा कि जिसका जो प्रमुख कार्य आपदा के संबंधित विभिन्न पहलुओं के प्रति प्रशिक्षण प्रदान करना है और इस संस्थान को राज्य सरकार के द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाना है, यानी कि जो है वो फंडिंग भी करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदान केंद्र। तो ज्ञान सह सूचना, तो ज्ञान झारखंड में बताया जा रहा है कि आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं सृजन, ये विभाग का विकास किया जा रहा है। तो बताइएगा कि ये किस लिए किया जा रहा है? तो ये आपका जानकारी साझा और प्रभाव कम करने के लिए। तो बोला जा रहा है कि राज्य में आपदा की पूर्व जानकारी और इससे संबंधित जितना भी इससे जुड़ा हुआ समस्याओं की जानकारी के लिए और उसके प्रभाव को न्यून करने के लिए, कम करने के लिए आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, यानी कि सृजन विभाग का जो है वो विकास किया जा रहा है, जिसके लिए निम्न संस्थान शैक्षणिक और तकनीकी कार्यों का जो है वो संचालन कर रहे हैं। तो सृजन के अंतर्गत कौन कौन सा संस्थान आता है झारखंड में, वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए सृजन के अंतर्गत। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। तो आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रबंधन प्रदर्शन केंद्र, ये है आपका सृजन। ये इसके बारे में याद रखिएगा कि ये आपका जो है वो राज्य में आपदाओं की जानकारी और उनसे उत्पन्न होने वाले समस्याओं तथा उनके प्रभावों को कम करने के लिए सृजन विभाग जो है वो विकसित किया गया है, जिसके लिए राज्य के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान इस संस्थान के लिए जो है वो कार्य कर रहे हैं। अगर इसमें देखिएगा हम लोग, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि रांची में है, ये सूखा के ऊपर ये पढ़ाई कर, मतलब ये खोज कर रहा है, ठीक है, अनुसंधान कर रहा है। और भारतीय खनन संस्थान जो कि धनबाद में है, भारतीय खनन संस्थान, वो भी खनन के ऊपर जो है वो अनुसंधान कर रहा है। और इसी के तहत बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि BIT मेसरा है, वो आपका भूकंप के ऊपर अनुसंधान कर रहा है। और वहीं आपका झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि आपको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसको हम लोग JSAC कहते हैं, जो कि रांची में है। इसके तहत बाढ़, सूखा और जंगल में आग, ये तीनों के ऊपर जो है वो अनुसंधान किया जा रहा है। और मेकॉन जो रांची में है, इसके तहत जो है वो आपका औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के ऊपर ये ध्यान दिया जा रहा है। तो ये जो पांचों जो है वो आपका सृजन के लिए काम कर रहा है। कौन कौन? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सूखा के लिए, ISM धनबाद खनन के लिए, BIT मेसरा भूकंप के लिए, और क्या बोलते हैं JSAC, जिसको हम लोग बोलते हैं झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये आपका बाढ़, सूखा और जंगलों की आग तीनों के लिए, और मेकॉन रांची ये औद्योगिक आपदा के लिए ये काम कर रहा है। ये आपका सृजन के अंतर्गत ही जो है वो कार्यरत है। और JPSC में जो है वो JSAC से क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है, इसके बारे में पूछा गया था कि यह झारखंड सरकार की विशेषीकृत एजेंसी है और यह झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दूर संवेदन कार्टोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है वो आपका उपलब्ध कराता है, ये सभी बताया गया था। और SIRD जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SIRD को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं SIRD,
शॉर्ट में हम लोग इसको बोल देते हैं SIRD। तो SIRD जो है इसके बारे में बताया जा रहा है। SIRD भी याद कर लीजिएगा कि स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। तो स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट ये बताया जा रहा है कि ये रांची में स्थित है और ये पंचायती विभाग का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है और इसमें सरकारी पदाधिकारियों, चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि और स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ताओं को सामूहिक प्रशिक्षण दिया जाता है और इस सामुदायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आपदाओं से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है SIRD के अंतर्गत। ये आपको पता होना चाहिए SIRD के अंतर्गत। और EOC के बारे में बताया गया था जिसको हम लोग इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कहते हैं और ये आपका इसका गठन NDMA के अधिनियम जो 2005 के तहत किया गया था और ये झारखंड के 24 जिलों में स्थापित किया गया है। और ये मतलब ये राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, और राज्य स्तर पे रांची में और जिला स्तर पे आपका धनबाद हो गया, देवघर हो गया और आपका जमशेदपुर में प्रस्तावित है। ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको हम लोग JSDMA कहते हैं, ये आपका NDMA के सहयोग से काम कर रहा है और आपके इसके बारे में बताया जा रहा है कि आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य और जिला स्तर पे सभी जिलों में आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर का गठन किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे जितना भी जिला है सभी में, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे सभी जिलों में आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर यानी कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जिसको हम लोग EOC कहते हैं, ये गठन किया जा रहा है और इसे VSAT उपग्रह से जो है वो जोड़ा जा रहा है। ठीक ना, इसको VSAT उपग्रह से इसको जो है वो जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और दिन सब आपस में कनेक्ट रहेगा तो इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन होना जो है वो आसान हो जाएगा। और राज्य स्तरीय सेंटर का जो निर्माण रांची और जिला स्तरीय सेंटर का निर्माण धनबाद और देवघर और जमशेदपुर में किया जाएगा। ठीक है, 13वीं वित्त आयोग की सिफारिश के बाद 2012 में जो है वो 2012 ईस्वी में जो है वो वित्तीय सहायता आपदा प्रबंधन विभाग का संचालन झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से झारखंड राज्य में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 2015 में स्टार्ट किया गया था और TNA जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, ये कार्यक्रम जो है वो आपका पायलट कार्यक्रम के तहत रांची और धनबाद में चलाया जा रहा है। तो पायलट कार्यक्रम के तहत ही आपका ट्रेनिंग एंड एनालिसिस कार्यक्रम रांची और धनबाद में भी जो है वो चलाया जा रहा है। इसको भी जो है वो आप याद रखिएगा। यहाँ तक की बातें ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है और इन सभी से जो है वो क्वेश्चन आपका बार बार देखने को मिलता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि सृजन केंद्र की स्थापना किस योजना के तहत की गई है? तो ये आपका झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के तहत किया गया है। सृजन केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका सूचना, संचार और जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 13 सृजन किन किन आपदाओं पर आधारित है? ये सभी तरह का आपदा है, लगभग बाढ़, सूखा, भूकंप, जंगल की आग, औद्योगिक आपदा सभी। आज के अलावा क्वेश्चन नंबर 14 कि आपदा से संबंधित संस्थान के बारे में पूछा जा रहा है कि सूखा आपदा से संबंधित संस्थान कौन सा है? तो सूखा आपदा से संबंधित अगर संस्थान की बात की जाए तो सूखा से संबंधित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 खनन आपदा से संबंधित संस्थान कौन है? तो आपका ये है आपका CIMFR धनबाद है, जिसको हम लोग भारतीय खनन संस्थान भी कहते हैं। ठीक है ना, ये है आपका भारतीय खनन संस्थान धनबाद में है। क्वेश्चन नंबर 16 भूकंप आपदा से संबंधित संस्थान कौन है? तो भूकंप से BIT मिश्रा है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 बाढ़, सूखा और जंगल की आग से संबंधित संस्थान कौन है? तो ये आपका JSAC है, जिसको हम लोग झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहते हैं। औद्योगिक आपदा से संबंधित संस्थान कौन है? तो ये आपका औद्योगिक आपदा से संबंधित ये आपका मेकॉन रांची है। ठीक ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सृजन के बारे में आपको पता चल गया है कि आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र, इसके बारे में आपको पता चल गया है। ठीक है, अब हम लोग जिला स्तर पे जो है वो हम लोग DDMA की चर्चा करते हैं और ये ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ही सा है। DDMA की चर्चा करके फिर हम लोग का ये जो है वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपदा प्रबंधन वाला। तो जिला स्तर पे देखिए, तो जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन तो बताया जा रहा है। देखिए जैसे चैप्टर नंबर 3 में आपका चैप्टर नंबर किसमें, तो 1 मिनट रुकिएगा। चैप्टर नंबर 2 में आपका चैप्टर नंबर 1 में प्रारंभिकी, चैप्टर नंबर 2 में NDMA का गठन, चैप्टर नंबर 3 में SDMA का गठन, चैप्टर नंबर 4 में DDMA का गठन, चैप्टर नंबर 7 में NIDM का गठन, चैप्टर नंबर 8 में NDRF का गठन और चैप्टर नंबर 9 में वित्त लेखा और संप्रेक्षण का गठन किया गया है। और इसी तहत देखिएगा कि धारा 3 के तहत NDMA, धारा 14 क्लॉज 1 के तहत SDMA और धारा 25 के तहत DDMA का गठन किया गया है। और DDMA में देखिएगा तो जिला स्तर पे देखिएगा, जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये आपका धारा 25 है, धारा 27 है, धारा 33 है, फिर 34 है। 25, 27, 33, 34
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या बोलता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA का गठन किस धारा के तहत किया गया है? तो ये धारा 25 के तहत किया गया है। DDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका अध्यक्ष जो है वो आपके उपायुक्त होंगे, जिला मजिस्ट्रेट होंगे या फिर कलेक्टर होंगे, तीनों में कोई भी हो सकता है। तो उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर, तीनों में कोई भी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, DDMA का सह अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो पदेन सह अध्यक्ष जो है वो स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि भी हो सकता है। और छठी अनुसूची के जिले में जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक सदस्य होता है। और इसके सदस्य की बात की जाए तो इसमें टोटल 7 गो सदस्य होंगे। और जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सक अधिकारी, जल और सिंचाई विभाग का मुख्य अभियंता और राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त जिला स्तर के 2 अधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21, DDMA का सह अध्यक्ष कौन होगा? तो ये आपका स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 22, DDMA में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सदस्य जो है वो 7 हो जाएंगे, 7। NDMA में 9 और SDMA में 8 और DDMA में 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, DDMA का CEO किसे नियुक्त किया जाता है? तो ये जो है वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, DDMA की बैठक कौन बुलाता है? तो इसकी जो बैठक है यानी अधिवेशन जो है वो अध्यक्ष के द्वारा बुलाया जाएगा और इसकी अध्यक्षता भी वही करेगा। क्वेश्चन नंबर 25, DDMA की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका सह अध्यक्ष करेगा, कि अध्यक्ष करेगा, CEO करेगा या फिर ADM करेगा? तो इसका जो है अध्यक्षता अध्यक्ष साहब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, आपदा की स्थिति में DDMA किस पर नियंत्रण कर सकता है? तो याद रखिएगा कि इसके बारे में बोला जा रहा है कि आपदा की स्थिति में जो है वो DDMA की शक्तियाँ जो कि धारा 34 में है और DDMA के द्वारा अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस धारा 33 में है। और बोला जा रहा है कि आपदा की स्थिति में जो DDMA की जो शक्तियाँ हैं धारा 34 में बोला जा रहा है कि सीमा के अंतर्गत वाहनों और व्यक्तियों के प्रवेश और निकासी पर नियंत्रण करेगा, मलबा हटाना, खोज और राहत ये सभी काम करेगा। मतलब कि सेम जो है स्टेट का जो काम था वही इसका भी काम है आपदा की स्थिति में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमा के भीतर जो है वो आपका व्यक्तियों के प्रवेश और निकासी पे नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 27, राहत और खोज कार्य कौन संचालन करता है? तो ये आपका DDMA करता है आपदा की स्थिति में। और ये हटाइए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। और अब प्रखंड स्तर पे और ग्राम स्तर पे देखिए। तो DDMA के बारे में याद रखिएगा कि ये धारा 25 के तहत इसका गठन होता है और ये भी जो है वो आपका इसका अध्यक्ष होंगे उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर साहब होंगे। इसमें 7 गो सदस्य होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका CEO जो है राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होगा। इसका अधिवेशन धारा 27 में है। इसका ऑर्डिनेंस जो है अध्यादेश धारा 33 में है और आपदा की स्थिति में इसकी जो शक्तियाँ है वो धारा 34 में है। बस इतना ही याद रखिएगा। DDMA के बारे में क्वेश्चन आना होगा तो इसी से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब हम लोग प्रखंड स्तर पे और ग्राम स्तर पे जो है वो देखते हैं, प्रखंड स्तर पे और ग्राम स्तर पे। तो बोला जा रहा है कि जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन हेतु राज्य के सभी 24 जिलों में जिला दंडाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जिला समाहर्ता यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर उपायुक्त यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की जो है वो अध्यक्षता में जिला प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। तो जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन हेतु सभी 24 का 24 जिला में, झारखंड में 24 जिला है तो सभी 24 जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर, इन तीनों की अध्यक्षता में कोई भी रहे, इन तीनों की अध्यक्षता में आपदा जो है जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31, प्रखंड स्तर पे आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा कि प्रखंड स्तर पे जो आपदा प्रबंधन समिति है इसका अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO साहब होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ग्राम स्तर पे आपदा प्रबंधन का भी गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष ग्राम सभा का मुखिया होता है। ग्राम स्तर पे आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका ग्राम सभा का प्रमुख यानी कि मुखिया साहब होंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ग्राम स्तर पे समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये आपका योजना निर्माण करना और क्रियान्वयन करना, यही सब काम होता है। ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 34, मॉक ड्रिल का आयोजन किस स्तर पे किया जाता है? तो जिला, ग्राम, प्रखंड सभी स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 35, आपदा से बचाव हेतु जागरूकता का प्रसार कौन करता है? तो सभी स्तरों की समितियां सभी करती है। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य और जिला स्तर पे आपातकालीन संचालन केंद्र को किससे जोड़ा जाएगा? तो आपातकालीन संचालन जो केंद्र है इसको VSAT से जोड़ा जाएगा ताकि ये कम्युनिकेशन में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य स्तर पर आपातकालीन संचालन केंद्र यानी कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। झारखंड में राज्य स्तर पे EOC का गठन कहाँ पर किया जाएगा? तो आपका
रांची में किया गया है राज्य स्तर पे, और जिला स्तर पे जो है वो आपका धनबाद, देवघर, जमशेदपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, झारखंड आपदा प्रबंधन केंद्र का संचालन कौन करता है? तो आपदा प्रबंधन केंद्र का संचालन जो है वो आपका आपदा प्रबंधन केंद्र का संचालन झारखंड स्तर पे ये आपका स्कीपा करता है भाई, स्कीपा। और क्वेश्चन नंबर 41, जिला स्तर की आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर को किस तकनीक से जोड़ा जाएगा? तो वीसैट। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड में जिला स्तर पे ईओसी की स्थापना किन जिलों में किया गया है? तो आपका जिला स्तर पे धनबाद, देवघर और जमशेदपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना केंद्र सृजन को किस प्रकार विकसित किया गया है? तो ये आपका प्रशिक्षण एवं तकनीकी उपकरणों से सुसज्जित इसको किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, सृजन केंद्र सूचना प्रदान करते समय किस बात को प्राथमिकता देता है? तो स्थानीय आवश्यकताओं को ये ध्यान में देता है। क्वेश्चन नंबर 45, सृजन केंद्र किस रूप में कार्य करता है? तो प्रचार प्रसार उपकरण के रूप में। क्वेश्चन नंबर 46, जिला आपदा प्रबंधन समिति में जल एवं सिंचाई विभाग से कौन सदस्य शामिल होता है? तो कार्यपालक अभियंता। क्वेश्चन नंबर 47, जिला आपदा प्रबंधन समिति में पशु चिकित्सा से संबंधित कौन शामिल है? तो ये आपका पशु चिकित्सा पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 48, जिला आपदा प्रबंधन समिति में एनजीओ की भूमिका क्या होती है? तो ये आपका प्रतिनिधि के रूप में सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 49, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति किस कार्य में सहायता करती है? तो ये आपका प्रशिक्षण में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कि जिला आपदा प्रबंधन समिति आम जनता में किस का प्रचार प्रसार करती है? तो ये आपका आपदा से बचाव के उपायों में। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा और बचा हुआ था, इसको देख लीजिए कि जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन हेतु सभी 24 के 24 जिला में जिला दंडाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर जिला समाहर्ता यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या फिर उपायुक्त यानी कि डिप्टी कमिश्नर, इन तीनों में किसी की भी अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति गठन किया जाएगा। और अन्य सदस्यों में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जल सिंचाई पदाधिकारी, ये सभी शामिल रहेंगे, ये याद नहीं रखना है और ये सभी याद रखना है। इसके अलावा आप ब्लॉक स्तर पे देखिएगा तो आपका वहाँ पे भी आपदा प्रबंधन समिति गठन किया जाता है ब्लॉक स्तर पे भी, जिसका हेड आपका बीडीओ साहब हो जाएंगे, और ये सब याद रखिएगा। और आपका ग्राम स्तर पे भी आपका आपदा प्रबंधन समिति गठन होता है, और जिसका हेड जो है वो ग्राम सभा का मुखिया ये होता है। ठीक है ना, यहीं तक आपकी बातें जो है वो समझ में आनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह से देखिएगा तो लगभग आज हम लोग 1 घंटा 33 मिनट का जो है वो वीडियो, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो इस क्लास में हम लोग आपदा प्रबंधन जो है इसके बारे में हम लोग सारा कुछ डिटेल से हम लोग समझ चुके हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। ठीक ना, तो झारखंड में आपदा प्रबंधन, जिससे जीपीएससी पेपर 2 प्रीलिम्स पेपर 2 में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन की जो है तैयारी यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसका 2 पार्ट था, पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों पार्ट में अगर देखिएगा तो आपका ये टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपसे जो है वो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा नहीं, और 5 क्वेश्चन यहाँ से आपका जो है वो पूरा कवर हो गया है। तो हम लोग सबसे पहले जो है वो झारखंड में जितने भी आपदा थे उन सभी आपदा के बारे में देखिए। 11-12 गो आपदा था। उसके बाद हम लोग आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था, इसके बारे में पढ़े। इसी के तहत एनडीएमए का जितना भी प्रावधान था उसको देख लिए, एसडीएमए का प्रावधान देख लिए, डीडीएमए का भी प्रावधान देख लिए। एनडीएमए का जो प्रावधान है वो हम लोग को पेपर 1 में काम आएगा, और बाकी एसडीएमए और डीडीएमए और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे झारखंड में संचालित संस्थान हैं इन सभी से जो है वो क्वेश्चन आपका पेपर 2 में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो है वो झारखंड में आपदा प्रबंधन वाला जो टॉपिक है वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से जो है वो आपका 5 क्वेश्चन का जो तैयारी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो 5 क्वेश्चन का तैयारी यहाँ पे आपका जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।